और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको अलंकार। अलंकार क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है, ये हम कैसे जाने, यहाँ पे हम सीखेंगे अलंकार क्या होता है। तो मैं जानती हूँ आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ होगा अलंकार समझने में, तो मैंने यहाँ कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स लिए हैं जो आपको बहुत ही जल्दी समझा देगा और समझने में बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। तो ठीक है, आइए हम सबसे पहले अलंकार का अर्थ जाने। अलंकार का अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी गहना, ज्वेलरी, ये सब। तो फिर इसके बाद हम अलंकार की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा, काव्य यानी कविता, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। फिर उसके बाद हम जानते हैं अलंकार की मुख्यतः दो प्रकार, अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार मीन्स शब्द के अनुसार, अर्थालंकार मीन्स अर्थ के अनुसार। भेद, शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं। तो शब्दालंकार का भेद का नाम मैं बता देती हूँ। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और श्लेष अलंकार लास्ट। फिर अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। तो ये 5 इसके हैं, 5 इसके प्रकार हैं और ये 3 इसके प्रकार हैं। तो फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार जो है वो उसका ट्रिक्स क्या है, जो मैंने दिया है वो ट्रिक्स क्या है। तो उसका ट्रिक्स है कि एक ही वर्ण बहुत बार आए। तो कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये कैसे। तो रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें आप देख सकते हैं कि र बार बार आ रहा है, र। रघुपति राघव राजा राम, तो आप इससे समझ चुके होंगे कि एक ही वर्ण बार बार आ रहा। और दूसरी बात कि ये बहुत इजी होते हैं, सारे से कंपैरिजन में सारे से ये इजी होते हैं और आप पढ़ते हुए समझ भी गए होंगे ये बातें। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बरसत वारिद बूंद गही, बरसत वारिद बूंद गही। आप देख सकते हैं ब 3 बार आए हैं, यहाँ 4 बार आए थे। अनुप्रास अलंकार ही है ये, और ये भी अनुप्रास अलंकार ही। मैंने बोला कि एक ही वर्ण ज्यादा बार आए, तो इससे हम समझ सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कह सकते हैं। ये एग्जाम्पल हम कैसे पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं श्लेष अलंकार। मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है, हमारे हरी हरिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो ये एग्जाम्पल्स है। तो यहाँ पे ह 3 बार आना है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये भी अनुप्रास अलंकार है। अब आते हैं यमक अलंकार पे। तो यमक अलंकार का एग्जाम्पल ट्रिक्स जो मैंने दिया है वो ज्यादा शब्द आते हैं। ज्यादा शब्द कहने का एग्जाम्पल देख के समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा मीन्स घटा 2 बार आ रहे हैं। तो घटा 2 बार आ रहा है, इससे हम समझ सकते हैं कि एक ही शब्द ज्यादा बार आ रहा है, तो ये है यमक अलंकार, घटा। फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, बेनी 2 बार आ रहे हैं, फोकस कीजिए, 2 बार आ रहे हैं बेनी। तो इसका मतलब कि ये भी यमक अलंकार है। अब हम जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। फिर इसका भी आप गौर कीजिए, तारे और तारे 2 बार आ रहे हैं, तो ये भी यमक अलंकार है। मीन्स इसमें शब्द ज्यादा आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे एग्जाम्पल देके, दोनों समझ के होंगे। अनुप्रास तो थोड़े इजी भी थे, यमक भी शब्द ज्यादा बार आ रहे हैं, 2 या 3 बार यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो आप समझ रहे होंगे कि ये यमक अलंकार है। अब आते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार क्या होता है, गौर से सुनेगा। श्लेष अलंकार का जो वाक्य है वो एक वाक्य में एक शब्द के 2 या 3 अलग अलग अर्थ निकलते, पर शब्द एक ही प्रयोग होता है, पर वो 3-4 बार होता है और उसका अर्थ हर जगह अलग अलग निकलते हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। रहीमन
राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ हम समझेंगे कि रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर पानी का अर्थ है विनम्रता। नोट कीजिए, रहीमन पानी राखिए, यहाँ पर पानी का अर्थ है विनम्रता। बिन पानी सब सून, यहाँ पर पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक। फिर इसके आगे, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी का अर्थ है पानी, पीने वाला पानी, जल, साधारण सी पानी, मीन्स पानी का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं। बट यहाँ दो अलग अलग, तो इससे आप समझ रहे होंगे कि एक वाक्य में एक ही शब्द 3 बार प्रयोग हुए हैं पर उसका अलग अलग अर्थ है। तो श्लेष, अनुप्रास, यमक और श्लेष आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका मैंने ट्रिक्स बताया, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कैसे लगे। अब आते हैं अर्थालंकार पे। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का ट्रिक मैंने क्या बताया ये समझते हैं। उपमा अलंकार में मैंने ट्रिक बताया कि सबसे पहले इसमें योजक, योजक यानी डैश, डैश का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसमें डैश का प्रयोग करते हैं, ये पहला ट्रिक मैंने बताया। और सा, सी, से, सरिस, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है, ये सारे वर्ड्स का यूज होता है। तो आप उससे आराम से पहचान जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए आप, पीपर, पात, सरिस, मंडोला, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। आप एक शब्द यहाँ देख रहे होंगे कि बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, सा, सी, से, सरिस से। तो यहाँ पे ये देख रहे होंगे सरिस, सरिस शब्द जो है इससे, इसका ट्रिक्स से जुड़ा है। तो आप इसे याद कर लेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से आप पहचान पाएंगे। तो सरिस आ रहा है यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। हाय फूल से कोमल बच्ची, हाय फूल से कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। हाय फूल से कोमल बच्ची, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि से आया है और यहाँ भी से आया है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये उपमा अलंकार है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं रूपक अलंकार की ओर। तो रूपक अलंकार में बस योजक का प्रयोग होता है और ये जो सा, सी, से, सरिस, ये सारे शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है। तो आप इससे भी समझ गए होंगे कि रूपक अलंकार में हम योजक अगर ढूंढ ले तो हम उस सेंटेंस का आंसर लिख सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उदित, उदयगिरी, मंच पर, रघुवर, बाल पतन। आप देख रहे हैं यहाँ पे योजक का प्रयोग हुआ है, 2 बार हुआ है। तो आप समझ रहे होंगे उदित, उदयगिरी, डैश, और यहाँ भी डैश, मीन्स योजक, योजक यहाँ भी। तो आप इससे समझ रहे होंगे कि ये रूपक अलंकार है। दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं। वन सारदी, चंद्रिका चादर ओढ़े। तो चंद्रिका और चादर के बीच में डैश है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। बहुत ही इजी है, इजी वे है ये समझने का और याद करने का। उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम कुछ ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में आते हैं, जो मैंने छट कर यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार हम किसे कह सकते हैं। तो इसमें मानु, जनु, मनहु, मानो, जानो, ज्यो, त्यो, बहुत ही इजी ट्रिक्स है ये समझने के लिए, आप जरूर इसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मानु, जनु, मनहु, मानो, जनो, जानो, ज्यो, त्यो। तो यहाँ पे सोहत ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने गात। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। मनहु नीलमणि सैन पर, आतप परयो प्रभात। यहाँ पर मैंने मानु, जनु, मनहु, मानो, जनो, जानो, ज्यो, त्यो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनहु का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनहु का प्रयोग हुआ है। ऐसे आप ढूंढिए, खोजने का प्रयास कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा अलंकार है। मैंने भी अभी ढूंढा तो यहाँ पे मनहु जो शब्द है वो प्रयोग हुआ है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति क्या है कि मीन्स
वो सेंटेंस का वर्णन करता है कि आगे क्या, पीछे क्या, या ऊपर क्या, नीचे क्या, तो वर्णन कर रहा है उस सेंटेंस का, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहा है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। आइए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़े। आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, आगे भी बात बताई जा रही है, घोड़ा इस पार है, कैसे उतरे ये भी बताई जा रही है, राणा क्या सोचा और चेतक किस पार था। तो यहाँ बहुत ही वर्णन हो रहा है बढ़ा चढ़ाकर, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, ये समझ लीजिए तो आपको पक्का याद हो जाएगा कि यहाँ इस एग्जाम्पल से हम यही समझे कि इसका मतलब क्या कह रहा है कि बहुत ही वर्णन कर रहा है, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा अलंकार है। आगे आते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, तो मानवीकरण में क्या है, मानवीकरण का सबसे पहले हम जानेंगे, मैंने ट्रिक आपको क्या बताया, प्रकृति में मानव का गुण या भाव, प्रकृति में मानव का गुण, हम लोग का गुण और भाव। तो यहाँ उषा सुनहले तीर बरसती, तो उषा सुनहले तीर बरसती का स्पष्टीकरण देखें तो उषा को सुनहले तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में बताया जा रहा है और देखा जा रहा है। तो उषा मीन सुबह जो आती होती है सुबह, वो तीर बरसाते हुए, तो तीर तो मनुष्य बरसाते हैं, तो ये उषा मीन्स प्रकृति का कार्य कैसे बताया जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी प्रकृति, किसी भी प्रकृति या कुछ भी प्रकृति का रूप को अगर हम मानव का भाव या गुण बताएं तो बस उस पंक्ति, वह पंक्ति को हम कह सकते हैं कि वह मानवीकरण है। फिर उसके बाद मेघ आए बड़े बन ठनके, बनना ठनना तो हम लोगों का काम है, मनुष्य का काम है। तो मेघ आए बड़े बन ठनके, मेघ तो प्रकृति का देन है, तो मेघ नहीं आ सकते बन ठनके। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ में मानवीकरण का प्रयोग है। वैसे मैंने और दो एग्जाम्पल्स लिखे, जगी बनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से, जगी बनस्पतियां अलसाई, जग बनस्पतियां उठी मतलब सो करके उठ गई और मुंह धोए ठंडे पानी से या शीतल जल से, शीतल पानी से। तो इससे समझ में आ रहा है कि वनस्पतियों का तो मुंह होता ही नहीं है, तो वो शीतल पानी से मुंह कैसे धोए। तो इससे भी आप ये भी आप समझ गए होंगे। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, गाना गाना और नाचना, नाच करना, डांस करना, ये तो मनुष्य का काम है। तो यहाँ भी आप समझ रहे होंगे कि ये प्रकृति का काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ प्रकृति का वर्णन मनुष्य के भाव या मनुष्य का कार्य के रूप में बताया जा रहा है, तो ये मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। तो गाइस, आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा।